अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं कामयाबी के रास्ते। आज हम लोग नोटिफिकेशन और स्कूल एडमिशन के बारे में इस प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ये जो अभी सीज़न चल रहा होता है इसमें हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कौन सा स्कूल जो है हमारे बच्चों के लिए बेस्ट होगा। साथ ही एक और चीज़ पर जो माँ बाप की नज़र होती है, गार्जियन की नज़र होती है, वो ये है कि फ़ीस बहुत मैटर करती है हम लोगों के लिए। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना आज ऐसे स्कूल के बारे में आपको बताएं जिसकी फ़ीस बहुत कम है, जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं अगर आप इसके आसपास रहते हैं। चलिए इस पर बात करने के लिए उससे पहले हम मुलाकात कर लेते हैं जनाब SM रज़ा सर, जो फैकल्टी मैथ सैलन ब्रांच कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सर ये आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं और तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और वेलकम है आपका। तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया सर। जो अभी जैसा ये साल तो ख़त्म हो गया सर जी, अब नया साल स्टार्ट होने वाला है एजुकेशन का। जी। तो एक लोग बहुत सारे सोचने लगते हैं कि चलो ये स्कूल नहीं, अब दूसरे स्कूल हम लोग ट्राई करते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग पूरा स्कूल के और एडमिशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लें सर। ये एकेडमिक कैलेंडर जैसे जैसे आगे बढ़ता है और ये अभी एग्ज़ाम का टाइम भी है और बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं और पहले बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं और स्कूल के ऑलरेडी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और नई क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं या होने जा रही हैं। जी। तो एडमिशन टाइम है ये। ओके। और जाहिर सी बात है, हर इंसान की कोशिश होती है कि ऐसे स्कूल में ले जाना है, ऐसे कॉलेज की तरफ जाना है जहाँ एजुकेशन भी अच्छी हो और ऐसी हो जो अपने बजट में भी हो। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वक्त से आपको अवेयर कराएं कि कौन सा आपके आसपास में, जैसे आपने कहा कि आपके आसपास में अच्छा स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस हों जहाँ आपके बच्चे का दाखिला हो सके एंड विद नॉमिनल फ़ी। ओके सर, एक चीज़ थी जो हम लोग समझते आए थे कि BHU की बात करें तो ये एक यूनिवर्सिटी है, JMU की बात करें तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है, JMI की बात करें तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है। हम लोग को ये पता नहीं था कि यहाँ पे स्कूलिंग भी होती है। राइट। जो हम लोग यहाँ वाले लोग हैं हम लोगों को नहीं पता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करें तो वहाँ पे भी नर्सरी है, AMU में भी है और BHU वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करते हैं हम लोग जामिया से। यहाँ पर अगर बच्चों का एडमिशन कराना है कम उम्र में तो यहाँ क्या नोटिफिकेशन अभी आ रही है और कब एडमिशन कराया जा सकता है? देखिए, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जब आप देखेंगे तो वो रेजिडेंशियल कैंपस होता है, उसमें प्रोफेसर्स भी रहते हैं। जी। तो जाहिर सी बात है उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी गवर्नमेंट का ख्याल होता है। तो ये सोचते हुए हर कैंपस में आप देखेंगे, जैसे आपने अर्ज़ किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ले लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ले लें, आप जामिया मिलिया इस्लामिया ले लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लें, BHU ले लें, सबके कैंपस में उनके अपने स्कूल हैं या केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। ओके। तो अगर आप उस कैंपस के आसपास रहते हो या अगर आप दूर भी हो और आपने सोच रखा है कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम में अगर ले जाना है, कुछ जगहों पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो अगर आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लेके जाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके कैंपस में जो स्कूल्स होते हैं उनकी फ़ीस सुनेंगे आप तो आपको हैरत होगी। बहुत ही आई मीन एक नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर उनका होता है। मैं सालाना फ़ीस आपको बता रहा हूँ, किसी भी इस तरह के स्कूल की जो ऐसे कैंपस में है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होते। सालाना की बात कर रहा हूँ। और 2019 का मैं एक डाटा आपको दे रहा हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्कूल्स थे उनकी फ़ीस जो है तकरीबन 4,000 पर एनम की होती थी। तो अब मान लें कि अगर कुछ बढ़ा भी होगा, आई डोंट फील सो कि 6,000 या 7,000 पर एनम से ज़्यादा की फ़ी होगी। लेकिन तो दिक्कत ये हो रही है कि आप इतने सस्ता स्कूल बता रहे हैं जहाँ पर बच्चे एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन आजकल की जो मेंटालिटी है वो ये बन गई है जितना महंगा स्कूल, जितना ज़्यादा फीस उतनी अच्छी पढ़ाई। तो क्या इतने कम बजट में जो फीस है स्कूल की, इसमें पढ़ाई अच्छी होगी? ये एक सवाल है मेरा। 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस, क्योंकि आजकल के टाइम पे 3, 4, 5, 6, 10 भी आप बोल रहे हैं, 10 मान लें, 15 भी मान लें, ये भी एक मोजिज़ा है आज के दौर में। अगर 15,000 में कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम के साथ आपको वो भी 1 साल की फीस, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। नो डाउट। अच्छा, इस तरह के जितने भी स्कूल आप देखेंगे जो इस तरह के कैंपस में होंगे, बेहतरीन स्कूल होते हैं। या तो केंद्रीय विद्यालय का इटसेल्फ कैंपस होता है या यूनिवर्सिटी का अपना स्कूल होता है। तो उसमें बहुत ही अच्छे रिक्रूटमेंट होता है वो प्रॉपर एक तरीके से होता है। तो स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ ज़्यादा फीस होगी वहीं एजुकेशन का स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा। अब याद करें तो एम्स के बारे में हम लोगों ने बताया हुआ ऑलरेडी कि 2,000 सालाना फीस है MBBS करने की, और कहीं आप जाएं तो करोड़ों में है, वो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। लेकिन एम्स का मुकाबला आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दी बेस्ट आपके लिए स्कूल वहाँ पे कैंपस में मौजूद है। ओके,
ओके सर, अगर जामिया में अब एडमिशन कराना है तो कौन सी क्लास से हमें एडमिशन कराना पड़ता है? देखिए जनरली इस तरह खासकर अगर रेसिडेंशियल प्रोग्राम की हम बात करें तो देखिए जामिया में रेजिडेंशियल स्कूल में नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। जामिया में क्या होता है कि आपने एडमिशन लिया और आसपास में कहीं कोई अपना एक फ्लैट ले लिया, अगर दिल्ली में आपकी जॉब है तो, और नहीं भी है तो आजकल तो हमने देखा है ऐसा कि पेरेंट अपने आप को शिफ्ट करा लेते हैं। फैमिली का कोई एक मेंबर रहता है और वहाँ पे आसपास में कोई अच्छा सा मकान ले लिया जो स्कूल के एडजेसेंट हो, और आराम से बच्चे जो स्कूल जाते हैं और फिर अपना घर आते हैं। तो फैमिली भी अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी अपने कदम को बढ़ाती है। तो इस तरह के बहुत लोग हमको मिले कि कहीं और गए हैं और अपनी फैमिली को उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया और बच्चे का जामिया स्कूल में एडमिशन करा दिया। BHU में भी इस तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं। JNU के अंदर केंद्रीय विद्यालय का कैंपस है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना स्कूल है और वहाँ पे रेसिडेंशियल कैंपस है, अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में मौजूद है। तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं। और तो जामिया में अगर कराना है तो कौन सी क्लास से एडमिशन जी, इस तरह के जितने सारे स्कूल हैं उसमें मैक्सिमम जो एडमिशंस के जो डोर ओपन होते हैं, विंडो जो ओपन होती है, वो क्लास 6th, 9th एंड 11th। ध्यान रखें 6th, 9th एंड 11th। इसके अलावा जो छोटी क्लास है 1 2 3 वहां भी एडमिशन के ऑप्शंस निकलते हैं। जो बीच वाली क्लासेस होती हैं उसमें क्योंकि सीट्स वैकेंट नहीं होती इसलिए वहां पे ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो 1 2 3 क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं एज वेल एज 6th, 9th एंड 11th। लेकिन क्योंकि सस्ता स्कूल है, सबकी चॉइस होगी, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा होंगे। सो वहां पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे को एंट्रेंस, दाखला, यहाँ एग्जामिनेशन फेस करना वो भी 6 के एडमिशन, 6 क्लासेस के एडमिशन के लिए डेफिनेटली। तो कैसा इंटरेस्ट, मतलब 5th के बेस पे होगा उसका या मतलब? लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि CBSE बोर्ड से कोई है, कोई ICSE बोर्ड से है, कोई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है, तो अगर उसको लेना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है साजिद साहब, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है कोशिश गवर्नमेंट की यह है कि तकरीबन सिलेबस जो है वो एक जैसा बना दिया जी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्लानिंग भी यही है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सिलेबस ऑल ओवर इंडिया तकरीबन एक जैसा हो जाएगा। ये करिकुलम इस तरह का डिजाइन किया जा रहा है। तो जब बच्चा 6th के लिए 6th में एडमिशन लेने के लिए जब वो दाखला देगा तो डेफिनेटली 5वीं क्लास तक का सारा सब्जेक्ट आएगा उसका। और सब्जेक्ट में जनरली जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो मैथ, साइंस, इंग्लिश होगी और उसका सिलेबस तकरीबन हर जगह एक जैसा होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर 9th में है तो 9th पे ये ऐसा ही रहेगा। एग्जैक्टली 8th क्लास तक सारे आपके पूछे जाएंगे और जनरली जो पूछा जाएगा मैथ, साइंस एंड इंग्लिश आपका पूछा जाएगा। तो जैसा आपने कहा कि 11th में भी एडमिशन हो सकता है, तो 10th तो हमारा बोर्ड एग्जाम हो गया, राइट। उसके बाद अगर 11th में लेना है तो क्या किसी भी स्ट्रीम में लिया जा सकता है? व्हाई नॉट। 11th में साइंस स्ट्रीम के लिए अलग आपको टेस्ट देना है, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग देना है, कॉमर्स के लिए अलग देना है, और डेफिनेटली जो आपका सिलेबस होगा वो 10th तक का सिलेबस होगा। नॉट ओनली जामिया, चाहे BHU हो चाहे AMU हो, हर जगह पे यही प्रोसेस, एक ही पैटर्न होगा। और देखिए कितनी अच्छी बात आपने रखी, इससे फायदा क्या होगा कि अगर एक एंट्रेंस की आप तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे एंट्रेंस की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको, अगर आपने जामिया के लिए तैयारी की तो अलग से AMU के लिए आपको तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती जी। सर एक चीज और है कि आजकल जैसा आपने बोला कि लोग घर भी शिफ्ट कर लेते हैं अपना, अगर पढ़ाना होता है जी। तो रेसिडेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था, बोर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है शायद। देखिए हर जगह पे छोटे, मैं बताऊं आपको, छोटे बच्चों का रेजिडेंशियल कैंपस डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। एज थोड़ी सी ज्यादा होती है तो आप देखेंगे 11th 12th मेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज, सारे हॉस्टल वाले हॉस्टल्स होती हैं। छोटे बच्चों की नीड अलग होती है, उसके लिए पेरेंटल यानी प्रेजेंस का बहुत ज्यादा, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए छोटे बच्चों के हॉस्टल्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते। बहुत सारे जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे हिल स्टेशंस पे आप चले जाएं, जैसे देहरादून चले जाएं, तो वहाँ स्पेशली आप रेजिडेंशियल स्कूल ही पाएंगे। तो उनका एक अलग कल्चर होता है, थोड़े से हाई फीस उनके होते हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। बिशप कॉटन टाइप का स्कूल वगैरह जो है देहरादून में, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो उस तरह के अपने एक स्पेशल जो जितने सारे हिल स्टेशन है वहां पे इस तरह के स्कूल्स होते हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो ऐसे स्कूल्स की बात कर रहा हूं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में और जिनकी फीस नॉमिनल है। ओके जी। तो चलिए ये कुछ स्कूल से सर ने बताए थे जिसके एडमिशंस अभी होंगे अभी जी, और अप्रैल और मई एग्जैक्टली यानी अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है और स्क्रीन पे हम लोग जल्दी से शो कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का नोटिफिकेशन आप देख लें और फॉर्म फिल करें। और 300 रुपये सिर्फ फॉर्म का, देखें प्राइस कितना नॉमिनल, बहुत कम है जी। 300 रुपये में आपका फॉर्म होगा और फॉर्म फिल करें
और फॉर्म फिल करने के बाद से आप एग्जामिनेशन बच्चे को अपीयर कराएं। और एक बात और मैं कह रहा हूँ साजिद साहब, सपोज करें हमारा बच्चा, हमने अपने बच्चे के लिए 6th में एडमिशन के लिए ट्राई किया, एक मिनट को आप ये माने कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कम से कम बच्चे ने 6th क्लास में एंट्रेंस देना तो सीख लिया, बिल्कुल, तो कुछ तो उसको मिला। तो आप अगर आप दिल्ली नहीं भी जा सकते, कहीं दूर आप हैं, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने बच्चे को इस तरह के एग्जाम में जरूर अपीयर कराएं। जरूरी है, जरूरी है। उसको पता चलेगा छोटी एज में कि एंट्रेंस क्या है। आप ही के सामने जब छोटे बच्चों का सवाल आता है तो कितनी खुशी आपको होती है। तो अगर छोटे एज में बच्चों को समझ में आने लगे कि कंपटीशन क्या है, इसमें कैसे चूक हो गई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये चीज आगे कहीं ना कहीं उसको डेफिनेटली एज देगी। तो मैं नोटिफिकेशन जल्दी से स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। एडमिशन नोटिस 2022-2023 के बारे में मैं आपको दे रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी 15 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 13 मई 2022 है और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सिर्फ 300 रुपीज़ है। और साइट मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस साइट पे आप जाके सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। साइट jmi.ac.in पे आप जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जामिया मिलिया के कैंपस में जो स्कूल है उस स्कूल में दाखिले के लिए। सर ने आप तमाम लोगों को स्क्रीन पर बताया कि ये इसकी डेट है एडमिशन की, अगर आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो जैसे आपने कहा, तो एमयू के अलावा BHU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, तो उसकी भी साइट पे पेरेंट को मैं यहाँ से कहूँगा कि एक बार साइट विजिट करें और वहाँ पे भी स्कूल एडमिशन के ऑप्शंस हैं, उनको भी ज़रूर सर्च करके आप देख लें। ओके, बहुत शुक्रिया सर। सर कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ उसके जवाब देते, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। सवाल है, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ, मुझे BSc इन जेनेटिक करना है लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं रज़ा सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की डिटेल दे सकते हैं जो मुझे मदद करेगी फाइनेंशियली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, BSc जेनेटिक्स के कोर्सेज अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस में मौजूद हैं, पर अगर इनको जेनेटिक्स में जाना है तो ऑप्शंस और भी रास्ते हैं साजिद साहब। लेकिन आपने बात की निज़ाम कॉलेज, देखें हैदराबाद में, उसकी मैं फ़ीस देख रहा था, तकरीबन 53,000 पर एनम की फ़ीस है। तो एक बहुत ज़्यादा तो मैं फ़ीस नहीं कह सकता इसको। तो निज़ाम कॉलेज आप हैदराबाद एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, बेंगलोर से बहुत करीब आपके लिए। हाँ, बेंगलोर में जो यूनिवर्सिटी सागर यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस मैं देख रहा था कि 3 लाख से ऊपर पर एनम की है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टली ज़रूर है। अगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ये जी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, ये आप गूगल पे टाइप करें, अपने आप ओपन होगा। माइनॉरिटीज जो कमीशन है उसकी एक साइट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकती हैं। वो साइट आप ज़रूर, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर में स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इनको जेनेटिक्स में जाना है साजिद साहब, तो एक और सिंपल रास्ता बता रहा हूँ, ये BSc बायोटेक ले लें। BSc बायोटेक तकरीबन मैक्सिमम कॉलेजेस में अवेलेबल होता है और उसकी फीस भी काफी नॉमिनल होती है। और BSc बायोटेक करने के बाद मास्टर्स इन जेनेटिक्स की तरफ आप, ह्यूमन जेनेटिक्स की तरफ आप निकल सकती हैं। तो वहां पर जेनेटिक्स की फील्ड भी आपकी आ जाएगी, स्पेशलाइज फील्ड भी आ जाएगी और BSc बायोटेक करने के बाद आपके पास लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत अच्छे क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर BSc जेनेटिक्स नहीं होता है नॉमिनल फी के अंदर, तो इनको अपने आसपास में BSc बायोटेक करके और मास्टर्स इन जेनेटिक्स कर लेना चाहिए। ओके जी, चलिए दूसरा सवाल है कि ये हुसैन का सवाल है, कह रहे हैं सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं 12th में हूँ और मुझे इंजीनियर बनना है जी। कहाँ से मैं इसका कोर्स कर सकता हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। और एंड जिस कॉलेज से आप बताएंगे करना है, क्या वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी होगी? डेफिनेटली हम लोग हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन ही वही देते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। और प्लेसमेंट कहाँ सबसे अच्छी होती है? जो कॉलेज अच्छा होता है जी। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको क्या देना होगा? एंट्रेंस। तो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस तो सबसे, एंट्रेंस के साथ साथ मेहनत करना होगा, मेहनत करनी होगी। और JEE मेंस आपको एंट्रेंस देना होगा और JEE मेंस के बाद आपको NITs मिलेगी, IIITs मिलेगी। ये सब तो सर ये अभी 12th में है इस वक्त, तो यानी इनका एग्जाम देने का टाइम है? हो सकता है या तो 11 से 12 में आए होंगे और अगर बोर्ड्स के एग्जाम हो रहे होंगे, स्टेट बोर्ड में होंगे तो पहले एग्जाम्स हो चुके होंगे और अगर CBSE में होंगे तो एग्जाम तकरीबन खत्म होने पे इनके होंगे।
तो आप देख लें। और अब यहीं पे अगर स्पेसिफिक आपने लिखा होता है कि मेरे बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो ज़्यादा आसानी होती। हाँ लिखे मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। इसका मतलब आप 11th से 12th में, हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप ये हमको बता रहे हैं कि आप 11th से 12th में आए हैं। तो आपके पास 1 साल का वक्त है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा जेईई मेंस की। और जेईई मेंस आपके लिए बेस्ट कॉलेज दिला सकता है इंजीनियरिंग के, और वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। ब्रांच अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जिसमें आपकी चॉइस हो। कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच ऐसे हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से अगर इसमें इंजीनियरिंग की जाए तो जॉब के ऑप्शंस जरूर निकल के सामने आते हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि प्लेसमेंट वगैरह, तो मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा है कि अच्छे कॉलेज होंगे तो वहाँ पे कंपनीज भी आती होंगी और प्लेसमेंट इजीली हो जाता होगा। लेकिन उसके लिए है कि एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दें और खूब मेहनत करें ऑब्वियसली। और देखिए, कभी भी शॉर्ट रास्ता अपनाइएगा मत। क्या होता है, हमने शॉर्ट रास्ता अपनाया, किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया, और करने के बाद से फिर क्या हालत होती है कि मैं जॉब के लिए जगह जगह जाता हूँ। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत हम कर लें 11th-12th में, और उसके बाद एंट्रेंस निकाल के अच्छे प्रीमियर कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग कर लें तो कैंपस सिलेक्शन के ऑप्शंस भी आते हैं। इनके सवाल से मैं थोड़ा सा ये समझ रहा हूँ सर, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है जी, पर कौन से कॉलेज से करनी है इन्हें ये नहीं पता है, तो कहाँ पे कौन सा कोर्स होता है जी, तो कहीं ये प्राइवेट कॉलेज की तरफ तो नहीं जाना चाहते हैं? हो सकता है जहन में हो, क्योंकि जनरली जब बच्चे सोचते हैं तो उनके जहन में, जो बहुत दूर दराज के बच्चे होते हैं, उनके जहन में NITs, IIITs इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ से हमेशा बताते हैं। आप इन्हें, मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग JEE मेंस का डिस्कस भी करने वाले हैं जी, तो क्यों ना इन्हें थोड़ा सा इसी पे गाइड भी कर दें आप। एग्जैक्टली आप जैसे तमाम बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे अच्छा एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट क्या है, 11th-12th साइंस से, 10th के बाद साइंस PCM ले लेंगे, 11th-12th ठीक से करें, प्रिपरेशन अच्छी करें, 11th से ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर लें। बेस्ट जो एंट्रेंस माने जाते हैं इंडिया में वो है JEE मेंस, IIT JEE एडवांस, SRM, मणिपाल, बिटसेट, VIT, MSET, ये सब सारे एग्जाम्स माने जाते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जिनसे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। सबसे बेस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो IITs होते हैं, उसके बाद NITs होते हैं, IIITs होते हैं। ये सब बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, और इनमें जाने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। वही एंट्रेंस जो आपने बताया JEE मेंस। तो देखिए, ये सवाल जो आपने किया था कि आप कैसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो शायद सर ने 4-5 एंट्रेंस एग्जाम के नाम आपको बता दिए हैं जी, कि अगर आप वो देंगे तो आप बेस्ट कॉलेज में पहुंच सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। जी जी। अब बेस्ट कॉलेज में जैसे हमने कहा, तो एग्जाम कौन सा बताया हमने, JEE मेंस। यहाँ पे जल्दी से मैं बच्चों के सामने बता रहा हूँ। और JEE मेंस की जब बात आई तो पेरेंट के लिए नोटिफिकेशन में बता दूं कि JEE मेंस फर्स्ट सेशन की डेट अगेन चेंज हुई है, क्योंकि पहली जो डेट आई थी वो अप्रैल में आ गई थी फर्स्ट सेशन की। लेकिन अभी अप्रैल में CBSE बोर्ड के एग्जाम्स, 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट और बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से NTA ने एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी है। और वो एग्जाम अब जून के महीने में जाके, फर्स्ट सेशन के एग्जाम्स जून के महीने में होने जा रहे हैं, और 20 जून से 29 जून तक ये फर्स्ट सेशन का एग्जाम होगा। तो JEE मेंस की नोटिफिकेशन मैं जल्दी से स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप देखें उसको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 18 अप्रैल 2022 में आई है, और ये सेशन 1 JEE मेंस के बारे में आई है, और डेट जो है वो चेंज हो चुकी है JEE मेंस फर्स्ट सेशन की। अब नई डेट जो है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 जून होगी। और लास्ट डेट जो सबमिशन का फॉर्म का है वो 18 से 25 अप्रैल था। डेफिनेटली आपने टाइम से फॉर्म ज़रूर फिल किया होगा। तो फर्स्ट सेशन की डेट भी चेंज हुई है, और सेकंड सेशन की भी डेट चेंज हो चुकी है, वो जुलाई के महीने में होगी, और उसके लिए लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की अलग से आएगी। जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म फिल किया है उनको फॉर्म फिल दोबारा नहीं करना है, डेट एग्जामिनेशन की नहीं होगी। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए ये ऑप्शंस थे। तो ध्यान रखें, डेट चेंज हुई है। डेट का मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो आया था वो मैंने स्क्रीन पे आपको शो किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने JEE मेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया है। जो डेट चेंज हुई है वो ज़रूरी है अपडेट करना। जी। ओके, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर हम लोग मेडिकल 12th का एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट हमारा आ जाता है, अगर हम मेडिकल फील्ड की तरफ नहीं जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन जो ज़्यादातर लोगों के पास होता है कि UG प्रोग्राम के लिए जाएँ। तो सर इसके लिए, इससे पहले भी आपने थोड़ा बताया था कि एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें ग्रेजुएशन का अगर आपको एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप एक एग्ज़ाम के ज़रिए बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो एग्ज़ाम के बारे में आप बताएं थोड़ा। आप देखेंगे कि अभी जिस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला है। ओके, यानी सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट किसी टेस्ट में एक साथ अपेयर होंगे तो यही टेस्ट होगा, क्योंकि
तकरीबन मैं मान के चल रहा हूँ कि 2.5 लाख के आसपास इसमें सीट्स आएंगी। ओके। तो आप महसूस करें कि अगर 10 गुना, क्योंकि इंडिया आपने देखा होगा, नीटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, 90,000 सीट्स होती हैं और 17 लाख बच्चे बैठ जाते हैं। तो 90,000 में 17 लाख बच्चे बैठ गए, तो जहाँ 2.5 लाख सीट होगी वहाँ कितने बच्चे बैठेंगे? तो ये मान के चला जा रहा है कि मोर देन 30 लाख बच्चे इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एकदम खास ख्याल रखा गया है कि आने वाले वक्त में 1 नेशन 1 टेस्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग का एक टेस्ट, मेडिकल का एक टेस्ट, नीट का तो हो ही गया है, नीट मेडिकल का हो ही गया है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी एक टेस्ट, ताकि बार बार आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़े, आपको बार बार भागना नहीं पड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, दूसरे की डेट आप भूल गए, स्किप कर गया और बाद में आपको अफसोस आया कि हमने फॉर्म ही फिल नहीं किया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए ये सब सारी सहूलतें डेवलप की जा रही हैं। CUET टेस्ट का नाम है। ओके, CUET है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 45+ यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें सबसे पहली ख्वाहिश जो बच्चों की होती है 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, इस तरह की जितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अंडर 1 अम्ब्रेला इस टेस्ट के अंदर आ रही हैं। और साथ साथ बहुत अच्छा यहाँ पे UGC ने एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक और अच्छी बात रखी है कि कोई और भी यूनिवर्सिटी अगर चाहे अपने यहाँ दाखला देने के लिए इस टेस्ट के स्कोर को एक्सेप्ट करना, तो वो भी अपने आप को इस टेस्ट के बैनर में ला सकती है। they are free to edit। तो अब मैं यहाँ पे पेरेंट की यहाँ पे खास जिम्मेदारी बनती है कि आपके बच्चे इस वक्त 12th बोर्ड का एग्जाम देने में लगे होंगे। अब आप अवेयर हों और अब आप बच्चों के लिए फॉर्म फिल करें, देखें सारी चीज़ें आप इकट्ठा करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब आपको 12th बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट वेट नहीं करना है। और कट ऑफ अब 98-99% पे नहीं जाएगी। एंट्रेंस देना है, सपोज अगर हमारे बच्चे के अंदर कैपेसिटी है और किसी वजह से बोर्ड में बच्चा स्कोर अच्छा नहीं कर पाया है, ओके, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कदम है। लाइक मेडिकल में भी हम लोग यही होता है कि अगर परसेंटेज थोड़ा कम रहता है 75-80%, लेकिन नीट निकाल कर अच्छा रैंक लाकर एडमिशन हमें मिल जाता है। डेफिनेटली। और एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आपके आते हैं वो सिर्फ एक आपके टैलेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है वो देना आपका ना हो, गैर ज़हनी तौर पे उलझन आपके अंदर आ जाए, तो जानते हुए चीजें आप भूलने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत गोल्डन चांस है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में बैठा हुआ बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेगा और अब उसको दिल्ली में नहीं जाना। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है थोड़ा नाम बता दीजिए। जैसे मैंने तो सबसे फेम नेम बता दिया, कुछ नाम बता दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम बताया आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बताया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बताया आपको, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी बताया। इसके अलावा जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जहाँ जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें भी ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना हो, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स करना हो, आपको साइंस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना हो, BSc फिजिक्स आपको करना हो, अच्छा यूजी के किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए आपको यही एंट्रेंस एग्जाम देना है। एग्जैक्टली राइट। कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। जी, कॉमर्स नहीं, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो। जैसे आपको BCom ऑनर्स SRCC में करना है, यही एंट्रेंस। फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है, यही एंट्रेंस। BA हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करना है, यही एंट्रेंस होगा। जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमें एडमिशन लेना होता था तो हम अलग अलग कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे। तो शायद ये एक बहुत अच्छा कदम है। और ये एक 1 नेशन की जो आपने बात किया है, तो सारे एंट्रेंस एग्जाम एक ही बैनर्स में आ जाते हैं। आ जाएंगे। और सबसे सहूलत की बात साहिद साहब, मैं बॉम्बे में हूँ, अब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सपोज अगर पिछले साल अगर दाखिला लेना था तो मैं क्या करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद दिल्ली गए और जाने के बाद वहाँ देखी कट ऑफ में मेरा नंबर आया नहीं आया, फिर फीस सबमिट किया, फिर एडमिशन के प्रोसेस करा के आया। बहुत लेंदी हो जाता था। अब बॉम्बे में बैठ के ऑनलाइन फॉर्म फिल करें आप, बॉम्बे में सेंटर टेस्ट का आप ऑप्ट करें और टेस्ट यहाँ देने के बाद जब आप क्वालिफाई कर लें तो ऑनलाइन एडमिशन लें और जब क्लास शुरू हो तब आप दिल्ली पहुंचे और जाके क्लास स्टार्ट करें।
ओके तो कितनी लेकिन यही है सहूलियत कि अगर अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा दिल्ली में एडमिशन हो जाता जी। है तो जो कैंपस की बात होती है या बोर्ड की बात होती है, हॉस्टल की बात होती है, तो क्या वो भी इसके साथ अटैच रहेगा या अलग से उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा? बहुत सारे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबके अंदर हॉस्टल्स होते हैं और हॉस्टल में हमेशा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? जो बच्चे दूसरे स्टेट के हों, जिनके घर की दूरी कॉलेज के कैंपस से ज़्यादा हो, उनको प्रेफरेंस मिलता है। जैसे दिल्ली का कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और कोई बिहार का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, दोनों अगर हॉस्टल के लिए अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली बिहार के बच्चे को प्रेफरेंस या यूपी के बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगा। तो जल्दी से इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हम लोग स्क्रीन पे जल्दी से शो कर रहे हैं, आप इसको बगौर देखें। और फॉर्म निकल चुका है, इसकी डेट भी आ चुकी है, फॉर्म जल्दी से फिल करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस है, ये नोटिस 2 अप्रैल 2022 में आई है CUET के बारे में, और इसमें रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो 6 अप्रैल से 6 मई तक की है। 6 मई 5 बजे शाम तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, ऑनलाइन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साइट में मेंशन कर रहा हूँ www.nta.ac.in या cuet.samarth.ac.in, ये 2 साइट्स हैं। इन दोनों साइट पे जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 मई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होंगे और एग्जामिनेशन के जो पेपर्स होंगे वो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, लाइक पेपर आप इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू मीडियम में भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो डेट मैंने मेंशन किया है, ख़ासतौर से पेरेंट के लिए बोल रहा हूँ, आपके बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी बिजी हैं। 6 अप्रैल से फॉर्म निकला है और 6 मई लास्ट डेट है एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने की। तो सर ने अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि NTA की जो नोटिफिकेशन थी CUET के लिए, ये सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए पूरी डिटेल। साथ ही सर नई चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करते थे। तो अगर हम ग्रेजुएशन एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, CUET के ज़रिए, तो क्या अगर 2 एडमिशन, ये भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि 1 डिग्री आप करें, साथ ही साथ आप साइमल्टेनियसली दूसरी भी डिग्री कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आप बताएं। एजुकेशन का स्ट्रक्चर 5 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज होने वाला है और ये हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले डिस्कस कर लिया है। बहुत चेंज होने वाला है। आप एक साथ 2 डिग्री के प्रोग्राम कर सकते हैं, 2 डिग्रियाँ एक साथ आप हासिल कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 डिग्री ऑफलाइन करें, दूसरी ऑनलाइन। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब अपने कोर्सेज ऑनलाइन भी ला रही हैं, तो एजुकेशन में बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस बदलाव की तरफ हम अपनी निगाह ले जाएं। बच्चे तो छोटी एज में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पाते हैं, तो आप एज ए पेरेंट अवेयर रहें। और यहाँ जो मेन आज के प्रोग्राम का निचोड़ बता रहा हूँ कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मार्क्स बेस पे नहीं होगा, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा CUET। तो अवेयर रहिएगा, सारी चीज़ें हम लोगों ने बताया है। और यहाँ से ऑल द बेस्ट भी मैं बोलना चाहूँगा तमाम एग्जामिनेशन के लिए जिसके फॉर्म्स की नोटिफिकेशन हमने बताई है। जी सर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, कलेक्ट करना और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, इसके लिए बड़ी मेहनत होती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर बार आप आते हैं प्रोग्राम में और लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो कुछ ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और पेरेंट्स से खास तौर से कहूँगा कि CUET के सिलसिले में किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके जहन में, फॉर्म फिल करने में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में, कोर्स के सिलेक्शन में, तो आप ज़रूर हमको लिखें, हम यहाँ बैठे हैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए। जी, तो सवाल पूछने के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। साथ ही व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल आप भेज सकते हैं 9619667578। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।